10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको हमने 2 वीडियो सेंड कर दिए हैं और ये तीसरी वीडियो है। टॉपिक को आप ज़रा ध्यान से समझना। अब जो टॉपिक चलेगा हमारा वो टॉपिक क्या हमारा बच्चों, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है। अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं बतानी है, क्या समानताएं हैं। ठीक है जी, मतलब ऐसी एक कॉमन चीज़ अम्ल में भी पाई जाती हो और वो क्षारक में भी पाई जाती हो, वो समानता बतानी है। हमने अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जो अम्ल होते हैं, चाहे अम्ल जो हमने बताए थे आपको, जैसे HCl बताया, H2SO4 बताया, कई तरह के अम्ल होते हैं, लेकिन सभी अम्लों में रासायनिक गुणधर्म एक जैसे ही होते हैं। ये तो होती है गुणधर्मों में समानता। अब गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। चाहे कोई सी भी धातु ले लो आप और उसे आप किसी भी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। जो मतलब जो अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है। इस प्रयोग से पता चल जाता है हमें। कैसे पता चलता है? जब हम किसी भी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है जी, इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन होता है HCl में, क्या वो सभी में होता है? इसका हम प्रयोग से सिद्ध करेंगे। क्रियाकलाप ये ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। ये 4 विलयन लिए हमने, 1 2 3 4 विलयंस लिए हमने। ये 4 क्या है? ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखो ये 2 तो अम्ल है, हमको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन तो अभी पता है ना हमने, हाइड्रोजन गैस में भी मुक्त होती है। तो अल्कोहल में भी होता है हाइड्रोजन, तो और ग्लूकोज में भी होता है। अब यही तो हमें प्रूव करना, यही तो सिद्ध करना हमको। अब हम इस प्रयोग से इसको सिद्ध करेंगे। एक कॉर्क पर 2 कील लगाइए। कॉर्क मतलब कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, उस पर 2 कील लगाई हैं हमने एक बीकर के अंदर, और उसमें एक 100 ml का बीकर लिया है। ये देखो, हम आपको चित्र से समझा देते हैं। ये कॉर्क है, इस पे 2 कील लगाई हैं और ये यहाँ से जोड़ करके यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है। ये लगा दी बैटरी, और यहाँ पे एक क्या लगाया? बल्ब लगाया है। यहाँ पे एक स्विच लगाया है। स्विच मतलब बटन लगाई है ऑन ऑफ करने के लिए। और इसमें हमने क्या लिया है? तनुकृत अम्लीय विलयन लिया। पहले तो हमने HCl ले लिया, फिर हमने स्विच ऑन किया तो देखा कि यहाँ से जो इसके इलेक्ट्रॉन H+ आयंस है यहाँ से मूव कर रहे हैं, ऐसे जा कर के बैटरी के थ्रू ये लाइट उसमें जल रही है। ठीक है, फिर दूसरा लिया हमने, H2SO4 लिया, फिर देखा लाइट जल रही है कि नहीं। ऐसे हमने जो 4 विलयन लिए, चारों को देखा हमने लगा करके, और देखा कि किस में लाइट जलती है, किस में लाइट नहीं जलती है। तो किस में नहीं जलेगी? ग्लूकोज और अल्कोहल में नहीं जलेगी, क्योंकि उनमें H+ आयन मूव नहीं होते। H आयन तो होते हैं परंतु H+ आयन नहीं होते हैं। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, लेकिन जैसा कि चित्र में 2.3 में दिखाया गया है, परंतु यहाँ देखेंगे ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। बल्ब को जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन, जब वो लाइट जलती है तो मतलब जब बल्ब जलने लगता है तो हमें पता है कि इसमें से विद्युत का चालन हो रहा है। अगर बल्ब नहीं जलेगा तो विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। जो अम्ल के अंदर वो जो आयन उपस्थित होते हैं उन्हीं के द्वारा विद्युत का चालन होता है। अब क्या कह रहा है? अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl, Cl-, HNO3 में NO3-, CH3COOH में CH3COO-, H2SO4 में SO4 चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न, जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसी का कारण इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। मतलब बात को समझने की कोशिश करो, हमने बोला क्या है? हमने ये बोला है कि मतलब जो अम्ल हमारे धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं,
क्या वो हाइड्रोजन जो होता है H+ होता है वो सभी विलयनों में होता है? जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए थे, हमने HCl लिया था, H2SO4 लिया था, अल्कोहल लिया था, ग्लूकोज लिया था। तो जो ग्लूकोज और अल्कोहल है उसमें H+ आयन नहीं होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप, जैसे हमने अम्ल के साथ क्रियाकलाप किया है वैसे ही अब क्षारकों के साथ हमें करना है क्रियाकलाप आगे। चलो बच्चों आगे देखो, आगे का टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जब जलीय विलयन के अंदर हम अम्ल या क्षारक डालते हैं तो क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करता है? इसकी जांच कीजिए। ये देखिए, एक स्वच्छ परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए। इस चित्र में अनुसार जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये रहा ठोस NaCl। कहाँ है NaCl? मान लो इसी में ले लिया NaCl, ठीक है। ये इसमें अनुसार उपस्थित की परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और किस मात्रा में हमने इसमें क्या डाल दिया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अब जो NaCl है वो इस सांद्र H2SO4 जो अम्ल डाला हमने इसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। आपने क्या परीक्षा किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? हाँ जी, आ रही होगी, ज़रूर आ रही होगी। यहाँ पे कॉर्क लगाया, यहाँ पे एक हमने निकास नली लगाई यहाँ से, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? लिटमस पत्र, जो ये ब्लू कलर का इसमें लगा रखा है। अब क्या है? ये अम्ल है, तो अम्ल क्या कर देते हैं? ब्लू से रेड कर देते हैं, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे रेड कर दिया इन्होंने। इस प्रकार उत्सर्जित गैस को सूखे तथा नम लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न अम्लीय गुणों के बारे में क्या निष्कर्ष करेंगे? शुष्क HCl गैस, HCl विलयन। क्या होगा? जो लिटमस पत्र शुष्क होगा वही हमारा ब्लू से रेड होगा, सूखा नहीं होगा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जल की अनुपस्थिति में HCl से अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। HCl लिया, H2O लिया, क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को बच्चों हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं हम। ये क्लोरीन नेगेटिव है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए ये जल के अणुओं के साथ, जो हाइड्रोजन है ना वो गैस होती है बच्चों। गैस, अब देखो जो गैस होती है वो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकती, उसको किसी में भर के रखना पड़ता है। ऐसे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन का एक सिंगल अणु जो होता है, अकेला अणु तो नहीं रह सकता, वो किसी के साथ मिलकर ही रह सकता है। तो वो हाइड्रोजन उनके साथ मिलकर के रहता है, जल के अणुओं के साथ मिलकर के, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोनियम आयन। हमें देखा कि अम्ल जल में H3 पॉजिटिव H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखिए किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। अम्ल का तो देख लिया हमने, यहाँ पे अम्ल को जब जल में घोलते तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब यहाँ पे देखो, जब हम क्षारक को जल के अंदर घोलते हैं, तो टॉपिक को थोड़ा पकड़ के चलना, उस बात को थोड़ा सा समझ के चलना, ठीक है जी। हमने अभी किसके साथ जल को घोला था? अम्ल के साथ। अब किसके साथ घोलेंगे हम? क्षारक के साथ। देखो ये रहा क्षारक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारक है। क्षारक और बोलोगे अब ये क्षारक और ये क्या बोलते हैं, अम्ल क्या हैं भाई? इनको तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। पहचान हमने बता दी, आप कहीं लिखा है तो पहचान सकते हो। जिसमें OH लिखा है वो क्षारक, और जिसमें H आ रहा है वो अम्ल। लेकिन आपको 4-5 तो क्षारक और 5 ही अम्ल के नाम याद रखने हैं। इसमें क्या निकलेंगे बच्चों? OH- आयन, OH-। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आयन उत्पन्न करते हैं जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाए उस क्षारक को क्या कहते हैं? क्षारक। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को क्षार कहते हैं। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ये बात इन्होंने यहाँ बोल दी है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जो जल के अंदर घुल जाता है उसी को क्षार कहते हैं बच्चों। इनका स्पर्श कैसा होता है? ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसके गुणधर्म है। ये स्पर्श में साबुन की तरह चिकने होते हैं। स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति में संक्षारक होती है।
प्रकृति इनकी कैसी होती है, संक्षारक होती है। ये पॉइंट याद कर लेना बच्चों। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं। प्रकृति संक्षारक होती है, इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अतः हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अम्ल और क्षारक को लवण और जल उत्पन्न करते हैं। हमने पढ़ाया था, आपको बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में, सेकंड में भी बताया था। अम्ल और क्षारक, मान लो HX अम्ल, मान लो ये तो H तो होता ही है, आपने बताया था अम्ल में H होता है ना, ये X है, ये जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक Cl है, H2SO4 तो SO4 है X के, ठीक है। और ये क्षारक में क्या होता है हमारा, OH होता है, बताना OH होता है क्षारक में। मान लो M क्या है, मान लो NaOH है, ठीक है, NaOH है, मान लो Ca है, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस होता है ना। तो अब क्या है, अब हम इसमें लवण और जल को बनाने का आसान तरीका, यहाँ से देखो, यहाँ से हम X को और यहाँ से हम M को दोनों को मिला देंगे, MX हो गया, और ये हमारा OH और H मिलकर के हमारा क्या बन जाएगा, H2O या HOH, और ये क्या होता है, जल। ठीक है बच्चों, ये जल बन जाएगा और ये बन जाएगा लवण, जिसमें एक नेगेटिव होता है और एक होता है पॉजिटिव। X हमारा नेगेटिव, M हमारा पॉजिटिव बन गया MX, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा लवण। ठीक है जी, ये इसी का वो दिखा रहा था बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा। देखो, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यहाँ पे ऊष्माक्षेपी से मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो बनता ही बनता है और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। जैसे जब हम जल के अंदर अम्ल मिलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जब जल के अंदर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र का मतलब होता है कंसनट्रेट, जिसमें जैसे इसने बोला सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक, मतलब नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है। अगर यहाँ पे तनु लिखा होता, तनु का मतलब होता कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कम है। अब देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं तो अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों बरतनी चाहिए, ये हम अब आपको बताएंगे। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। जो अम्ल है उसको धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके जल के अंदर, और जल को हिलाते रहना चाहिए और उसको एक एक बूंद जल के अंदर गिरते हुए मिलाना चाहिए। जो अम्ल होता है उसको धीरे धीरे करके और जल को हिलाते रहो, उसमें एक एक बूंद डालते रहो। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, अगर हम अम्ल के अंदर जल मिलाते, अभी ऊपर क्या बात हुई थी बच्चों, अम्ल को सदैव धीरे धीरे कहाँ मिलाएंगे, जल के अंदर। जल को नहीं मिला सकते अम्ल के अंदर, अम्ल को जल के अंदर धीरे धीरे करके मिलाएंगे। अगर हम अम्ल के अंदर जल को मिलाते हैं तो उसमें क्या होगा बच्चों, बहुत अधिक ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर, अस्फलित मतलब होता है जैसे चाय जो होती है बॉयल होकर, या चाय या दूध बॉयल होकर बाहर निकलता है ना, वो फन बोलते हैं जिसको, वो उसको बोलते हैं अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, आप जल सकते हैं। और साथ ही अत्यधिक तापमान बढ़ने के कारण प्रयोग में उपयोग किए जाने वाला कांच का पात्र भी हमारा, जिस बर्तन में हम वो अभिक्रिया कर रहे हैं, जिस बर्तन में हम उसको मिला रहे हैं, वो पात्र हमारा, वो बर्तन टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन के डिब्बे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी चिन्ह को प्रदर्शित किया, ध्यान दीजिए। जो हमारे जो वो आते हैं ना, ये अम्ल, वो क्या होता है अम्ल हमारा, एक तरह से जिसको हम एसिड बोलते हैं, एसिड इंग्लिश में इसको बोलते हैं अम्ल को। तो जब भी हम एसिड की कोई बोतल लेते हैं तो उस पर नीचे सावधानी चिन्ह लिखा होता है, बना होता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जब हम जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, आयन की सांद्रता H3O पॉजिटिव में प्रति इकाई आयतन में OH में कमी आती है। देखो बच्चों, अम्ल के अंदर क्या होता है
H पॉजिटिव होता है, H अकेला नहीं रह सकता, किस में रहता है वो H3O के साथ मिलकर के रहता है OH अकेला, तो इनकी प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। जैसे हम उसमें पानी कर देंगे तो OH और H3O, अगर हमारा वो है क्षारक है तो OH कम हो जाएगा, अम्ल है तो H3O पॉजिटिव कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जल मिला रहे हैं ना हम। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण। ठीक है जी, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनु। बच्चे थोड़ी सी वीडियो और है, थोड़ा सा ध्यान और दो। ये अब है बात, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? कितने प्रबल होते हैं ये बताना है। देखो बच्चे, ऐसे ही बता देते हैं हम इसको, ध्यान से सुनना। अम्ल तथा क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं ये बताना कि एक अम्ल है हमारे पास, वो अम्ल कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है। तो प्रबल जो बात जो H+ आयन पर डिपेंड करेगी अम्ल की, और OH- की डिपेंड करेगी क्षारक की। ठीक है, अगर हमारे H+ ज़्यादा है तो जो हमारा अम्ल कैसा होगा? प्रबल होगा, शक्तिशाली होगा। अगर हमारे OH ज़्यादा है तो हमारा क्षारक मजबूत होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके हम अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने H+ और OH आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है? जान सकते हैं। वो किससे जानेंगे? अभी बताएंगे। इसको जानने के लिए हम एक सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है उसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है और उसका नाम क्या है? pH स्केल। ठीक है बच्चों, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे बोलते हैं pH स्केल। इस pH में P जो होता है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। इस pH स्केल में सामान्यतः शून्य जो दर्शाता है वो अधिक अम्लता से और से 14 अधिक क्षारकीय। जो इसकी वैल्यू शून्य होगी, जिसकी वैल्यू शून्य होगी वो अधिक प्रबल अम्ल होगा, जिसकी वैल्यू 14 होगी वो अधिक क्षारकीय होगा। जैसे तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में pH को एक संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को दर्शाता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। ये बच्चों पॉइंट याद बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन मतलब जितने हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी होगी, जितना मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा पाया जाएगा इसमें pH में, अगर हाइड्रोजन की जितनी पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका pH उतना ही कम होगा, उसका pH उतना ही कम होगा। बच्चों ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, 1 से 14 तक एक स्केल होगा। अगर उस किसी की हाइड्रोजन की वैल्यू 1 से लेकर के 6 के बीच में आती है तो वो अम्ल होगा, 7 आती है तो वो उदासीन होगा, 7 से आगे ऊपर आती है 7 से लेकर के 7 से 14 के बीच में आते तो वो विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। 7 से 14 तक बढ़ता है तो विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षारक की शक्ति बढ़ जाएगी। साथ ही सूचक एक हम इसको दिखाते हैं यहाँ पे, देखो ये वेरी इसको ये स्केल है वो pH स्केल, ये वाला स्केल। अगर हमारी pH वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो ये हमारे होंगे अम्ल। अगर हमारी pH वैल्यू 7 है तो ये होगा हमारा उदासीन। ये देखो ना बच्चे, यहाँ पे जठर रस, नींबू का रस का pH कितना होता है? 1 से 2 के बीच में होता है। खट्टा होता है ना वो उसके अंदर अम्ल होता है। ये अगर हमारी 8 से लेकर के 14 तक कोई वैल्यू आती है तो वो हमारा क्या होगा? क्षारक होगा। ठीक है बच्चों, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में H+ आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्सिल आयन तथा एसिटिक अम्ल जैसे मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। यदि संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल प्रबल अम्ल है, हाँ ये देखो
अभी बताते प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। अगर ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे। अगर हमारी pH वैल्यू 0 आती, 1 आती, 2 आती है तो हमारा प्रबल अम्ल होगा। वैल्यू हमारी 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है तो वो हमारा दुर्बल अम्ल होगा। मान लो ऐसे पूछ ले, एक की pH वैल्यू 0 है, एक की pH वैल्यू 1 है, तो इसमें प्रबल अम्ल कौन सा होगा? 0 वाला। इसके बाद यहाँ पे इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 7 वाला तो आपको पता उदासीन होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस बदल जाता है। अगर हमारी pH वैल्यू 1 की 8 है, 1 की 9 है तो कौन सा हमारा प्रबल क्षारक होगा? 9 वाला। अगर हमारी 1 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू 14 है तो कौन सा प्रबल क्षारक होगा? 14 वाला। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये। अब दैनिक जीवन में pH का महत्व। पौधे तथा पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर का जो pH होता है वो 7 से 7.0 से 7.8 परास के बीच का कार्य करता है, जो हमारे शरीर का जो pH मान होता है। ठीक है जी बच्चों, एक मिनट। जो हमारा शरीर होता है वो कितने pH के काम करता है? 7.0 से 7.8। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकता है। अगर हमारी बॉडी का pH मान, pH वैल्यू 7.0 7.8 होगी तो हमारा शरीर ठीक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बात कहने का मतलब ये है। वर्षा के जल के pH मान 5.6 होता है। जब इससे कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और यह अम्लीय वर्षा जब प्रवाहित होकर नदियों में जाती है तो ये pH का मान कम कर देती है। और ऐसा नदी में जो रहने वाले जीवधारी हैं, जैसे मछलियाँ हैं, उनके लिए उनका जीवन उत्तरजीविता कठिन कर देता है। बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक, फिर आपको आगे समझ नहीं आएगा। ये पॉइंट आप और देख लेना। दूसरे ग्रहों में अम्ल, जैसे शुक्र जो ग्रह है उसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, तो वहाँ पे जीवन हमारा संभव नहीं। ठीक है बच्चों, फिर आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको थोड़ा कम समझ आएगा। यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को। ओके, थैंक यू बच्चों।